Hello students. In past video, there is some technical error in the video, so it is couldn't complete in the illustration. Okay, so from today we are continue from that part, and we are going to proceed towards the new topics also of this chapter. Okay, so this is the part 2 video in which we are trying to first of all discuss the example number 2, which is of your illustrative example textbook, NCERT textbook. ओके सो आई थिंक हमने मोस्ट ऑफ द पार्ट एग्जाम्पल का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने डिफाइन कर लिया था, एक एक्सप्लेनेशन कर लिया था अंदर। तो यहाँ पे आगे फिर से हम एक बार कंटिन्यू कर लें। तो इन दैट क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू से दैट वेदर द गिवन मैथमेटिकल फंक्शंस आर पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। ओके, एंड वी आर ट्राइंग टू से दैट वेदर दे आर पीरियोडिक और नॉट पीरियोडिक बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से हम बोलना चाहेंगे। तो कैसे बोलेंगे? तो हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन में दो प्रिंसिपल फॉलो कर। पहला प्रिंसिपल क्या होगा कि इफ द गिवन फंक्शन इज इन द फॉर्मेट ऑफ combination, that is addition, subtraction or multiply divide by multiple trigonometric function, then we are trying to convert that equation into the single trigonometric function as simple harmonic। यानी कि सेकंड प्रिंसिपल हमारा क्या है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसका जनरल इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसा इक्वेशन है अंदर, बराबर। यानी कि y यानी कि डिस्प्लेसमेंट, कभी मैं y लिखूं या x लिखूं, बोथ आर गोइंग टू बी सेम, मीनिंग इट रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट। एंड समटाइम आई विल राइट y ऑफ t, both are same, but y of t is more informative part compared to the only y, because y is only show the displacement value, but y of t represent that it is a function of time. Okay, and a stands for amplitude and sine omega t plus phi, where omega is angular frequency, t stands for time, and phi stands for phase. So if we are trying to represent the given equation in this form, okay, then we can say that the given trigonometric function will represent the periodic function. Otherwise, it is a simple harmonic motion. Understand or not? So first question is the sine omega t plus cos omega t. Okay, so here if we have to convert to the single trigonometric function, okay, so for that we must know the some formula of trigonometry up to the 12th standard. Okay, so try to search on the Google and find out the chart of this formula, and day to day you have to recall this formula, because this formula is useful for most of the physics problem. ओके, सो द फॉर्मूला इज व्हाट, साइन अल्फा प्लस बीटा। यानी कि हमारे पास साइन है और उसके ब्रैकेट में अगर अल्फा प्लस बीटा यानी कि दो एंगल का समेशन अगर है, देन वी कैन राइट डाउन इट्स एक्सपांडेड फॉर्म एज साइन अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस अल्फा साइन बीटा। यानी कि देख सकते हो, पहला साइन फिर तो दूसरा कॉस, बराबर, और फिर दूसरा पहला वाला कॉस तो फिर दूसरा वाला क्या होगा, साइन होगा अंदर, बराबर। अगर दोनों के एंगल के बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर माइनस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा अंदर, बराबर। तो आप देख सकते हो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, यानी कि यहाँ पे अल्फा अल्फा तो है ही, और एक अल्फा साइन के पास है, दूसरा कॉस के पास है। तो हम कुछ ऐसा करें कि कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये इक्वेशन के साथ हम कंपेयर कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है कि साइन और कोसाइन दोनों की वैल्यू सेम एक ही एंगल पे होते हैं, दैट वैल्यू इज 45 डिग्री। ओके, तो साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू क्या लिखते हैं भाई, 1/√2 लिखते हैं, यस और नो। सो what you have to do here, you have to try to multiply and divide by √2 to this equation। यानी कि ये जो इक्वेशन है हम उसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कर दे, तो मल्टीप्लाई और √2 हम ब्रैकेट के बाहर रखते हैं, और जो डिवाइड बाय वाला है उसको दोनों को इंडिविजुअल दे देंगे, तो कुछ ऐसा हमारा फॉर्मेट बनेगा कि नहीं बनेगा। अब कॉमन में रखो या फिर इंडिविजुअल, दोनों का मतलब सेम ही होता है। एलसीएम में हम ऐसे ही कुछ करते थे अंदर, बराबर। नेक्स्ट थिंग, अब 1/√2 है तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन हो तो कॉस लिखना है और कॉस हो तो साइन लिखना है। क्यों? क्योंकि साइन हो तो कॉस बाकी रह गया। तो 1/√2 की जगह मैं कॉस π/4 लिखूंगा। अभी 45 को है ना π/4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पाई मींस 180 डिवाइड बाय 4 करो, 45 डिग्री मिला कि नहीं मिला अंदर, समझ में आया? तो cos π/4 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन π/4 लिखेंगे। तो देखो इसका फॉर्म हो गया साइन अल्फा कॉस बीटा और कॉस अल्फा साइन बीटा, यानी कि आपका अल्फा ओमेगा टी है और जो बीटा है वो क्या है, π/4 है। तो हम ये वाली फॉर्मूला उसके लिए लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? तो √2 तो आगे मल्टीप्लाई में था और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, साइन बराबर ओमेगा टी प्लस π/4 होगा कि नहीं होगा अंदर, बराबर। सो व्हाट हियर वी आर डूइंग,
साइन ओमेगा टी, यानी कि दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एडिशन का था, डिफरेंट डिफरेंट थे, और उनको हमने एक सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या कर दिया, कन्वर्ट किया, अकेला साइन में कन्वर्ट कर दिया अंदर, बराबर. सो दैट्स व्हाई वी आर हैविंग दिस. नाउ दिस फॉर्म इज इक्विवेलेंट टू द सिंपल हार्मोनिक मोशन जनरल इक्वेशन. ओके, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. अब आपको लगे सर यहाँ पे 2π/t क्यों लिखा है. ओके, सो ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और अगर मोशन की बात करें तो वहां पे हम एंगुलर वेलोसिटी लेते थे. तो अगर आप एक सर्कुलर मोशन लेते हो तो वहां पे एंगुलर वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट अगर लेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे, और वो क्या होगा, 2π होगा एक रिवॉल्यूशन के लिए. यस और नो. ओके, और फॉर दैट इफ वी आर टेकिंग द टाइम पीरियड t, ओके, सो ओमेगा इक्वल टू यही तो होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम. तो ये चीज यहाँ पे खाली लिखी है अंदर. समझ में आ गया कि ना आ गया सबको, बराबर. तो इसके साथ पेयर हो रहा है अंदर, सो वी कैन से दैट दिस शोज द पीरियोडिक मोशन. और पीरियोडिक मोशन है तो फिर उसका टाइम पीरियड हम डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते अंदर, बराबर. तो यहाँ पे आपको जो इक्वेशंस दिया है अंदर, बराबर, तो वो एक्चुअल में क्या है, ओमेगा टी है. समझ में आया. तो ओमेगा को ही क्वेश्चन मार्क बना, तो ओमेगा इक्वल टू क्या लिखते थे भाई, 2π/t. तो टी को क्वेश्चन बना दो तो 2π/ओमेगा, उसका क्या मिलेगा भाई, टाइम पीरियड आपको मिलेगा अंदर. समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट. अगर ना समझ में आया तो खाली कंसेप्चुअली डाइजेस्ट कर लो कि भाई ऐसी चीज हो तो ऐसा करना चाहिए, बराबर. क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाओगे तो आपको वो ज्यादा कंफ्यूजन करेगा अंदर. क्लियर, क्योंकि इसमें कुछ समझना नहीं है, खाली मैपिंग करके हमको वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है अंदर. समझ में आ गया सबको इतना पार्ट. यस और नो. अब इसके बाकी के जो पार्ट है उसके वहां हम आगे चले अंदर. तो सेकंड पार्ट में क्या दिया गया आपको अंदर भाई, कि साइन ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी और साइन 2 ओमेगा टी ऐसा दिया है, बराबर. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है अभी अंदर, तो देख सकते हो सबके एंगल ही अलग है. तो ट्रिगोनोमेट्री में लगभग ऐसी कोई फॉर्मूला नहीं है कि अगर एंगल्स अलग हो तो उनके लिए हम कुछ डिफाइन कर पाए. पर यहाँ पे हमको एक चीज कुछ आइडेंटिफाई होती है. क्या आइडेंटिफाई होती है, कि साइन ओमेगा टी है तो कॉस 2 ओमेगा टी, यानी कि उसके एंगल का डबल यानी कि मल्टीपल है अंदर. और साइन भी 2 ओमेगा टी है यानी कि वो भी मल्टीपल है अंदर. समझ में आया. तो क्या करें, हम तीनों के तीन फंक्शन का टाइम पीरियड फाइंड कर ले. क्या कर दे, तीनों के तीन जो फंक्शन है उनका टाइम पीरियड फाइंड कर ले. तो पहले वाले का खाली ओमेगा है, तो उसका तो हम पता है कि ओमेगा इक्वल 2π/t लिखेंगे, तो t इक्वल टू क्या होगा, 2π/ओमेगा होगा कि नहीं होगा. उसी तरह यहाँ पे ओमेगा की जगह 2 ओमेगा है, बराबर. तो फिर उसके हिसाब से टी का इक्वेशन क्या होगा, 2π डिवाइड बाय 2 ओमेगा होगा. तो 2 कट हो जाएगा, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, पाई बाय ओमेगा मिलेगा. अगर इसको हम इसके साथ कंपेयर करें, बराबर, तो ये क्या 2π/ओमेगा, और ये क्या मिला, π/ओमेगा मिला. समझ में आ रहा है, यानी कि ये जो था उसका आधा मिला. तो हम t0/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते अंदर. यस और नो. समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर. तो हमने क्या किया, दूसरा वाला जो फंक्शन था उसको इसके साथ रिप्रेजेंट किया अंदर. और तीसरा साइन 2 ओमेगा, एक्चुअल में 2 ओमेगा टी नहीं है, 4 ओमेगा टी है, बराबर. तो उसके लिए बात करें, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक कुछ हुई अंदर, बराबर. तो उसके लिए लिखे तो t इक्वल टू 2π और डिवाइड बाय 4 ओमेगा आएगा, बराबर. अब 2π/ओमेगा की जगह में t0 लिख दो ये इक्वेशन के हिसाब से, तो मुझे क्या मिलेगा, t0/4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर, बराबर. तो देख सकते हो कि यहाँ पे भले डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिए गए, एडिटिव फॉर्म में है, उनके फेस भी डिफरेंट है, पर सबके फेस से मिल रहे टाइम पीरियोडिक जो फंक्शन है उसका कुछ रिलेशन है t0 के साथ. समझ में आ रहा है, यानी कि वो t0 के कुछ ना कुछ मल्टीपल है. तो इसका मतलब क्या करेंगे, अगर ये वाला अपना एक ओसिलेशन कंप्लीट करता है पहला वाला, बराबर, तो दूसरा वाला कितना कंप्लीट करेगा, उसका आधा करेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अंदर, क्योंकि इसको t0 तो इसका टाइम पीरियड आधा है, यानी कि वो क्या करेगा, बराबर, यहां तक वो 2 ओसिलेशन कंप्लीट कर लेगा, और ये वाला अपने 4 ओसिलेशन कंप्लीट कर लेगा अंदर. समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट. यस और नो. तो हुआ क्या, कि भले पहला वाला एक ओसिलेशन कर रहा है, ये वाला 2 ओसिलेशन कर रहा है, ये वाला 4 ओसिलेशन कर रहा है सेम टाइम के लिए. कौन से टाइम के लिए, t0 टोटल टाइम लेता हूं तब की बात कर रहे हैं अंदर, बराबर. तो उसके बाद फिर से तो रिपीटेशन होगा कि नहीं होगा. तो इस तरह से लॉजिकली हम बोल सकते हैं हियर एवरी टर्म, यानी कि हर टाइम हर टर्म जो है t0 के मल्टीपल में है, तो हम बोल सकते हैं कि t0 के बाद ये जो फंक्शन है वो अपनी सारी वैल्यू फिर से क्या करेगा, रिपीट करेगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे एडिशन है तो उनकी जो भी वैल्यू ऐड होके हमको मिलेगी अंदर. समझ में आ रहा है. सो हियर एवरी टर्म रिप्रेजेंट द पीरियोडिक मोशन, बट एवरी टर्म हैज द डिफरेंट पीरियोडिक टाइम.
सो द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द सम ऑफ द थ्री टर्म्स आर रिपीट इज t0, यानी कि t0 टाइम हो जाएगा, उसके बाद फिर से ये तीनों के एडिशन की सारी जो वैल्यूज है वो क्या होगी, रिपीट होगी अंदर, बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन, और उसका जो पीरियड है वो t0 होगा, यानी कि 2π/ω होगा अंदर। समझ में आया सबको इतना पार्ट? यस और नो? अगर समझ में आया तो फिर से वीडियो रिवाइंड करो और फिर से प्ले करो, 99% समझ में आपको आ जाएगा अंदर, बराबर है। और उसके बाद आपको बाकी के दो फंक्शंस यहाँ पे दिए गए, e⁻⁻t और दूसरा log⁻t, बराबर। तो यहाँ पे क्या है कि एक्सपोनेंट फंक्शन दिया है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और दूसरा लॉग है वो भी फंक्शन ऑफ टाइम दिया है। पर यहाँ पे देखा गया कि जैसे जैसे मैं ई के हिसाब से टी का वैल्यू बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगा, और पावर बढ़ने से जब भी मैं ई की वैल्यू फाइंड करूंगा तो वो वैल्यू है वो डिक्रीज मोनोटोनिकली, यानी कि वो अपने हिसाब से क्या होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, यानी कि मैक्सिमम मिली फिर धीरे धीरे डिक्रीज होती रहे, जैसे जैसे टाइम पर डिक्रीज होगी, और जब t इक्वल टू इनफाइनाइट तक लेंगे तब जाके इसकी वैल्यू 0 होगी अंदर। समझ में आ रहा है? सो इट टेंड्स टू 0 एज t इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी कि टाइम अगर इनफाइनाइट तब e की वैल्यू। तो यहाँ पे हुआ क्या कि भाई मेरे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम से डिक्रीज होकर खाली 0 ही हुई, यहाँ पे कुछ रिपीट हुआ? कुछ नहीं हुआ, बराबर। t इक्वल टू 0 टाइम पे मैक्सिमम थी और t इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम में 0 हो गई, बराबर। तो यहाँ पे मैक्सिमम से खाली 0 ही हुआ है, पर हमारा पीरियोडिक मोशन तो क्या बोलता है, रिपीट होना चाहिए, कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। तो अगर कोई भी फंक्शन के साथ e⁻⁻t अवेलेबल है तो हम उसको पीरियोडिक फंक्शंस में एंट्री नहीं देते, सो इट्स अ नॉन पीरियोडिक फंक्शन। और ऐसी सेम चीज उल्टी लैंग्वेज में अगर बोला तो log⁻t के लिए होगा अंदर। उसमें क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे ये फंक्शन की वैल्यू क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी अंदर, बराबर। और जब टाइम इंफिनिटी लेता है तब जाके इनकी वैल्यू इंफिनिटी होते है। तो ये क्या हुआ, 0 से इंफिनिटी हुआ, तो खाली 0 से बढ़ा, रिपीट कुछ नहीं हुआ। तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो व्हाट, नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। समझ में आ गया कि ना आ गया अंदर, बराबर। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन 14.3 इसका भाई है, तो आपको खुद से ट्राई करना है, सॉल्व करके दिया है हमने, जो कंसेप्ट यहाँ पे समझा वही कंसेप्ट को आपको वहां पे अप्लाई करना है। और ऐसा ही सेम टाइप का एग्जांपल हमको एक्सरसाइज 4 में दिया गया, एक्सरसाइज एग्जांपल में 4 नंबर का दिया है, वो आपको खुद से करना है। और इलस्ट्रेशन जो 14.4 दिया है वो हमने सिलेबस में इस टाइम के लिए कवर नहीं किया है, तो वो आपको प्रिपेयर करना नहीं है अंदर। समझ में आ गया सबको इतना पार्ट? चलो अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़े, हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। Now we are trying to understand the most important physical quantity which is required to define the simple harmonic motion. Okay, मेरा टाइटल गुजराती का गुजराती रहेगा, but the title meaning is that बराबर, the most important physical quantity required to define or to explain the simple harmonic motion. Simple harmonic motion के लिए जो भी important physical quantity है उसकी definitions यहाँ पे आपको list out करके दी गई अंदर, बराबर। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि उसको कभी कभी मीन पोजीशन भी हम बोलते हैं, एंड इट इज मोस्टली रिप्रेजेंट बाय द सिंबल ओ, या तो जीरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट इज इट्स डेफिनेशन, द पॉइंट अबाउट विच द सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। द पॉइंट अबाउट विच, यानी कि एक ऐसा पॉइंट है कि जिसके आसपास एक ओसिलेटर है जो परफॉर्म क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, बराबर। तो उसको क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन बोलेंगे, या तो फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे। सपोज समझ लो ये हमारा पेंडुलम है, ऐसे ऐसे वो रोटेट कर रहा है, तो ये उसका क्या हो, मीन पोजीशन। तो अ पॉइंट अबाउट विच, ये जो हमारा पेंडुलम यानी कि ओसिलेटर परफॉर्म दी व्हाट, सिंपल हार्मोनिक मोशन, बराबर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन बोलेंगे। ओसिलेटर को नहीं, वो पॉइंट को, द पॉइंट अबाउट विच, बराबर, दैट पॉइंट इज कंसीडर एज द मीन पोजीशन। समझ में आ गया, बराबर। नेक्स्ट चीज आती है डिस्प्लेसमेंट। सो द डिस्टेंस ऑफ, अब सीधी सी बात है वो मीन पोजीशन से कोई भी टाइम पे कहीं पे भी होगा अंदर। सो डिस्टेंस ऑफ द ओसिलेटर, यानी कि ये जो ओसिलेटर है उसका डिस्टेंस पर कहां से, बराबर, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन एट एनी इंस्टेंट, यानी कि कोई भी टाइम पे इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसका कितना डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस विल कंसीडर एज द व्हाट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ओसिलेटर एट दैट टाइम। वो ही टाइम का उसका डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? तो चलो फिगर में उसको समझने का ट्राई करते हैं हम अंदर।
बराबर। तो यहाँ पे आपके पास ये जो फिगर है, तो यहाँ पे क्या है, हमने ये चीज पहले वाले वीडियो में समझा था अंदर कि ये जो बॉब है जब स्प्रिंग के साथ ओसिलेशन करेगा अंदर, तो उसका हम अगर ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा मिल रहा है। तो अगर आप T1 की बात करो, बराबर, तो T1 टाइम पे आपको उसका डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, प्लस y1 जितना मिलेगा। उसी तरह T3 टाइम पे का फिर से y1 मिलेगा। T2 टाइम की बात करूं तो क्या मिलेगा आपको भाई, प्लस y2 मिलेगा, बराबर। फिर T6 की बात करूं तो माइनस y2 मिलेगा। यानी कि हर टाइम पे उसका कुछ ना कुछ आपको मीन पोजीशन, ये ब्लू लाइन है वो आपकी मीन पोजीशन बता रही है अंदर, बराबर। तो मीन पोजीशन से अपवर्ड या बैकवर्ड जो भी उसकी वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं। और उसी तरह मीन पोजीशंस वाले पॉइंट कहाँ कहाँ पे है अंदर, बराबर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जिस तरह से हमको डेटा दिया गया अंदर, तो मीन पोजीशन वाले पॉइंट हमको क्या है, ए, ई और आई। तो ए वाला ये रहा, ई वाला ये रहा और आई वाला ये रहा। देख सकते हो कि जब ए था तब हमारा बॉब 0 पे है, फिर से ई हुआ तब भी 0 पे, और आई हुआ तभी। बाकी के केस में देखो 0 पे नहीं है अंदर, समझ में आया। तो ये सारे टाइम पे हमारा ऑब्जेक्ट कौन सी मीन पोजीशन, यानी कि अपनी रेफरेंस पोजीशन, जिसको हम 0 पोजीशन से रिप्रेजेंट करते हैं अंदर। समझ में आया सबको इतना पार्ट, ये सुनना। चलो अब फिर से हमारी डेफिनेशंस की बात करें अंदर, तो आगे हमारी डेफिनेशंस क्या बोल रही है अभी, एम्पलीट्यूड किसको बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट तो कर रहा है, पर डिस्प्लेसमेंट हर बार बदलता रहता है वैल्यूज की। तो ऐसा तो होगा कि एक टाइम वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगा अंदर। सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेटर ऑन ईदर साइड, क्यों ईदर साइड, क्योंकि अगर ये इसकी मेन पोजीशन है तो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। स्प्रिंग की बात करो तो इसकी मेन पर, तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आ सकता है अंदर, समझ में आ रहा है। सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेटर ऑन ईदर साइड, अप एंड डाउन, टू एंड फोर्थ या बैक एंड फोर्थ, बराबर। तो कोई भी एक साइड फ्रॉम द व्हाट मीन पोजीशन से कोई भी एक साइड का मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट विल बी टर्म्ड एज द व्हाट, एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट दोनों है तो डिस्टेंस, सो दैट यूनिट इज मीटर। ओके, डिस्प्लेसमेंट को हम जनरली एक्स ऑफ टी, y ऑफ टी ऐसे रिप्रेजेंट करके, डिपेंड करता है कि आप मोशन को x डायरेक्शन में ले रहे हो या y डायरेक्शन में ले रहे हो। हमने वो पेंडुलम वाला लिया था, वर्टिकली कर रहा था, इसलिए वहां पे कहीं कहीं पे हम y ऑफ t यूज करेंगे अंदर, बराबर। और एम्पलीट्यूड को उसका इनिशियल लेटर ही दिया गया है, ए सिंबल दिया गया है अंदर, बराबर। नेक्स्ट चीज आती है टाइम पीरियड, बराबर। अब सीधी सी बात है, हमारा जो पेंडुलम है वो यहाँ से ऐसे कर रहा है अंदर, तो उसका ओसिलेशन है, तो ओसिलेशन जब एक कंप्लीट होता है तो उसके लिए कुछ टाइम लगेगा। बस ये एक ओसिलेशन कंप्लीट के लिए जो टाइम लगता है, दैट विल बी टर्म्ड एज द टाइम पीरियड। उसको ही हम क्या बोलते हैं भाई, टाइम पीरियड बोलते हैं। सो द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ओसिलेशन इज नोन एज द व्हाट, पीरियोडिक टाइम। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ओसिलेशन इज नोन एज द व्हाट, पीरियोडिक टाइम। और है तो टाइम, तो फिर उसका सिंबल वो कैपिटल टी है, स्मॉल टी मत लिया। स्मॉल टी यानी कि गिवन टाइम, और कैपिटल टी लिख रहे हैं, उसका मतलब वो पीरियोडिक टाइम हुआ अंदर, बराबर। और उसका जो यूनिट है वो क्या है भाई, सेकंड है अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो। और दूसरी बात करें फ्रीक्वेंसी, उसका उल्टा भाई, बराबर। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। देखो टाइम पीरियड में क्या क्वांटिटी 1 थी और उसके लिए लग रहा टाइम था, जबकि फ्रीक्वेंसी में क्या है अंदर, टाइम 1 लेना है और कितनी क्वांटिटी हुई है, बराबर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। Number of oscillation completed in 1 second. The number of oscillation completed in 1 second is termed as the what, frequency. फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर, कैपिटल एफ से मत करना, क्योंकि कैपिटल एफ फोर्स के लिए यूज होता है और उसका यूनिट है वो क्या, हर्ट्ज है या तो फिर सेकंड इनवर्स है अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो, बराबर। और नेक्स्ट पार्ट आ रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब याद रखो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी चल रही तो चलने दो, या तो फिर हम उसको एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं जब मोशन की बात करें। यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोले या एंगुलर वेलोसिटी, दोनों का मतलब एक ही है, बराबर। पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं तो उसका इक्वेशन हम 2 पाई एफ लिखते हैं, पर एंगुलर वेलोसिटी जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 2 पाई बाई टी लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ इक्वल टू 1 अपॉन टी है अंदर। क्या है भाई, एफ इक्वल टू 1 अपॉन टी है। यानी कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के वैसे ही रेसिप्रोकल ही, हम 9th में भी ये चीज स्टडी कर चुके हैं अंदर, बराबर। तो अगर ऐसे लिख रहा हो तब हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, और अगर 2 पाई बाई टी हमने प्रीवियस वाले एग्जांपल में देखा, तब उसको एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में हम देखेंगे अंदर। समझ में आ गया सबको इतना पार्ट, यस और नो। तो ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द ऑसिलेशन फिनोमेना। समझ में आ गया। तो हम देखने का ट्राई कर देंगे फिगर के हिसाब से भाई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमको कब मिलता है अंदर, बराबर।
तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बात करें अंदर, तो यहाँ पे देख सकते हो कि y2 एंड माइनस y2 इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अचीव बाय द ऑसिलेटर, बराबर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस y2 और माइनस y2, तो यहाँ पे हम एम्पलीट्यूड क्या बोलेंगे भाई, y2 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे अंदर, एम्पलीट्यूड खाली वैल्यू है। टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड क्या होगा, देखो यहाँ से उसने स्टार्ट किया अपना मोशन, यस और नो, यहाँ से उसने अपना मोशन स्टार्ट किया, मैक्सिमम हुआ, जीरो हुआ, नेगेटिव मैक्सिमम, फिर से जीरो हुआ, तब जाके उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। स्टार्ट हमने क्या किया था, जीरो टाइम से किया, कौन से टाइम तक चला, t8 टाइम तक चला। तो जीरो से लेके t8 का टाइम जो है, जो पीरियड है, उसको हम ओसिलेशन का टाइम पीरियड डिफाइन करेंगे अंदर, समझ में आया। एक ओसिलेशन के लिए कितना टाइम लगता है उसको तो हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं अंदर, यस और नो, समझ में आ गया अंदर। तो उसके हिसाब से उस पे रिलेटेड एक 14.1 का हमको इलस्ट्रेशन दिया गया है। व्हाट इज द इलस्ट्रेशन, ऑन एन एवरेज a human heart is found to be beat 75 times in a minute, calculate its frequency and period, बराबर। तो आपको यहाँ पे डेटा क्या दिया गया अंदर कि भाई 75 टाइम्स इन अ मिनट, इन इसका मतलब क्या कि 60 सेकंड में 75 टाइम्स बीट कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या थी, एक सेकंड में कितना बार ओसिलेशन हो, तो फिर 1 सेकंड इक्वल टू हाउ मच, बराबर। 60 इक्वल टू 75 टाइम्स, तो 1 सेकंड इक्वल टू हाउ मच, तो 75 डिवाइड बाय 60 इंटू 1 होगा कि नहीं होगा अंदर, बराबर। डिवीजन करो तो आपको आपकी क्या मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी अंदर, यस और नो। और फ्रीक्वेंसी मिल गई तो उसका रेसिप्रोकल कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, टाइम पीरियड मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा अंदर, यस और नो, बराबर है। तो यहाँ पे हमने क्या किया भाई, टाइम पीरियड और इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी का पार्ट कंप्लीट किया। इसका सेकंड पार्ट है, उसमें हम आगे वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।